ऑलराइट, क्या आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ग्रेट, ठीक है। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम बेसिक आइडिया लेते हैं नीट एग्जाम का, कि हमारा नीट का प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर हमारे अगले 16 से 17 महीने के लिए किस तरीके से रन करेगा, उसे एक थोड़ा सा एक ब्रीफ यहाँ पे हम लोग इंट्रो लेते हैं। तो अगर आप नीट एग्जाम की यहाँ पे बात करते हो तो नीट एग्जाम टोटल कितने मार्क्स का होता है? टोटल मार्क्स कितने होते हैं नीट एग्जाम के? 720। राइट, दैट इज गोइंग टू बी 720। आपका 720 मार्क का आपका रहेगा यहाँ पे नीट एग्जाम, ठीक है। जिसके अंदर आप जानते हो कि आपका जो बायोलॉजी वाला जो यहाँ पे पार्ट रहेगा वो आपका रहता है 360 का, बिल्कुल सही। फिजिक्स आपका रहेगा 180 एंड केमिस्ट्री आपका यहाँ पे रहेगा 180, राइट। ये वो एग्जाम है जिसकी आप तैयारी करने वाले हो और ये आपका यहाँ पे रहेगा स्कोर कार्ड। अब इसमें होता ही है कि आपका देख सकते हो आपकी बायोलॉजी एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पोर्शन आपका बायोलॉजी का यहाँ पे आएगा। तो दैट्स वन थिंग। अब आप एक रफ मुझे आइडिया दीजिए और अनम्यूट करके बता दीजिए कि अगर आपको एक एमबीबीएस की सीट चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट की एमबीबीएस की चाहिए तो आपको कितना स्कोर लग जाता है जनरली? सर अगर अच्छे कॉलेज में चाहिए एज लाइक एम्स तो मोर देन 710। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट। अगर आपको एम्स दिल्ली में जाना है, लेट्स अज्यूम अगर आप जाना चाहते हो एम्स दिल्ली के अंदर, जो हमारा बेस्ट कॉलेज है, कंट्री का नंबर 1 कॉलेज है, देन आपका स्कोर होना चाहिए 710। 710 स्कोर के अंदर आपका ऑल इंडिया रैंक 1 to 50 के अंदर आ जाता है और इस स्कोर के अंदर आपको एम्स दिल्ली आपको मिल जाएगा, राइट। सो दैट्स फर्स्ट बेस्ट कॉलेज इन दिल्ली। सबसे पहले सीट जो फिल होती है पहले राउंड के काउंसलिंग के बाद वो एम्स दिल्ली के अंदर ही होती है। सो दैट इज द स्कोर यू नीड टू हैव फॉर एम्स दिल्ली, राइट। अब इसके अलावा अगर मैं आपके स्टेट लेवल पे बात करूं, अगर मैं आपके हिमाचल में बात करूं, हिमाचल में हमारे पास कॉलेज है शिमला में आईजीएमसी है, देन वी हैव दिस राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज इन तांडा, मंडी में है, हमीरपुर में है, एंड एक हमारा लास्ट है आपका चंबा में, वहां पे भी आपका है। इवन वी हैव कॉलेज इन नाहन एज वेल, राइट। सो अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो मैं अगर आपको एक रफ आइडिया दूं यहाँ पे, तो अगर आपका स्कोर आता है अराउंड लेट्स से अराउंड 570, राइट, 570 575, इस स्कोर के ऊपर आप अगर जनरल कैटेगरी में हो तब भी आपको आईजीएमसी शिमला मिल जाता है, यू गेट टू हैव आईजीएमसी शिमला। स्टेट डोमेसाइल के ऊपर, राइट, आपकी जब काउंसलिंग होगी तो आपका, क्योंकि आप सब लोग हिमाचल से, तो आपको एक एडवांटेज होता है स्टेट डोमेसाइल का, तो उस बेसिस के ऊपर आपको 570 के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपकी जो सबसे आखिरी सीट आपकी जो फिल होती है हिमाचल में स्टेट डोमेसाइल के ऊपर, वो आपकी फिल होती है आपके चंबा वाले मेडिकल कॉलेज की। सो यू हैव दिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा, तो वहां की जो सीट फिल होगी आपकी वो आपकी सबसे लास्ट में फिल आपकी होती है, राइट। उसका प्रेफरेंस हम लोग सबसे बाद में आता है, सो उसकी सीट सबसे लास्ट में फिल होगी। जो आप अगर 520 भी अगर आप इसके अंदर ले आते हो नीट के अंदर, इवन देन यू कैन गेट दैट कॉलेज, राइट। हिमाचल में एक एडवांटेज ये बेटा कि आपको ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज है, अदर देन एम्स बिलासपुर यू हैव 5 गुड मेडिकल कॉलेजेस ओवर हियर, राइट। तो इवन अगर आप 520 535 अगर आप स्कूल आते हो, इवन देन आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा आपको मिल जाता है, ओके। सो एक रफ आइडिया आपको, एक आपको जनरल आइडिया ना कि आपको गवर्नमेंट सीट के लिए आपको कौन से स्कोर रेंज आपको चाहिए। इट्स नॉट कि आपको 720 में से 650 ही लाओगे तभी मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको एम करना है आपको बहुत अच्छा स्कोर लाने का। आप तो नीट में हो, यू कैन एक्चुअली गेट अ वेरी गुड स्कोर, यू कैन एक्चुअली गो बियॉन्ड 650 अगर आप 2 साल मेहनत करते हो तो बिल्कुल ये हो सकता है, राइट। बट आपको एक आइडिया होना भी चाहिए कि आपका क्या स्कोर लगता है जिससे आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। सो दैट्स वन थिंग, राइट। एक ये चीज आपको यहाँ पे काफी क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। डेंटल कॉलेज जो हिमाचल में है वो एक ही है गवर्नमेंट, वो शिमला में है, बाकी जितने भी वो सारे प्राइवेट है। सो उसके बारे में हम लोग फिलहाल तो बात नहीं करेंगे, बट अगर हम क्योंकि एमबीबीएस की प्रिपरेशन करें तो ऑब्वियसली उसके लिए भी हमारा स्कोर कार्ड अच्छा बन ही जाता है अगर इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो, राइट। सो दैट्स वुड बी वन थिंग। अब याद रखिएगा कि आपके सिर्फ अगर हम यहाँ पे बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपके टोटल चैप्टर जो रहेंगे नीट के अंदर वो रहेंगे 38। मैं 11 + 12 की बात कर रहा हूँ। में टोटल चैप्टर आपके रहते हैं 38, आपके 11th में आपके जो चैप्टर यहाँ पे रहते हैं दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 22, और 12th में जो आपके यहाँ पे चैप्टर रहेंगे वो आपके रहेंगे यहाँ पे अराउंड 16। अब अगर आप नई एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं
अगर आप नई एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, अगर आपके स्कूल में नई एनसीईआरटी फॉलो की जा रही है, देन आपके एनसीईआरटी के अंदर शायद 2-3 चैप्टर कम होंगे। अगर आप 11th की एनसीईआरटी नई वाली अगर फॉलो करो, देन यू विल हैव फ्यू चैप्टर लेस, ठीक है। लेकिन एक चीज आप समझिए, अभी तक एनटीए ने इसको लेके कोई क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है। एनटीए ने ये नहीं बोला है कि हमारे सिर्फ 19 चैप्टर में से हम लोग पूछेंगे। तो अभी तक एनटीए पुराना वाला सिलेबस ही फॉलो कर रहा है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपका अगर आप नया सिलेबस अगर आप देखते हो तो शायद उसके अंदर आपके पास मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर होगा ही नहीं। जो चैप्टर 12 हुआ करता था आपके बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक के अंदर, वो आपका कुछ और है। यू डोंट हैव मिनरल न्यूट्रिशन ओवर देयर। लेकिन एनटीए ने फिलहाल आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन दिया नहीं है कि हम नए एनसीईआरटी के सिलेबस से ही हमारा सिलेबस बनाएंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नया नोटिफिकेशन दिया नहीं है। इसलिए जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आता, हम लोग इवन वो पोर्शन को कवर करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, जो आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं है, राइट, जो पुरानी एनसीईआरटी के अंदर था, सो दैट कोई दिक्कत ना आए आगे जाके। ऐसा ना हो कि हमने जो छोड़ दिया वो भी आपके नीट का सिलेबस का पार्ट बन रहा है। सो अपेरेंटली विल बी फॉलोइंग दैट, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर है यहाँ पे? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Right, so even that is something Yes, we'll sir. be following over here, and that is what we'll be covering as well, so that हाँ, आज से अगर समझो 6 महीने बाद अगर एनटीए बोलता है कि नहीं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बस उसमें से हम नीट का पूछेंगे, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, हमने वो भी कर लिया होगा तब तक, राइट। और उसके बाद अगर कुछ ऐसा है कि हमें चेंजेस करने हैं आगे वाले चैप्टर तो हम वो कर लेंगे, बट फिलहाल विल मेक श्योर कि हम लोग सारा पोर्शन यहाँ पे कवर करें, राइट, एंड विल एंश्योर दैट कि जो सिलेबस रहा है अब तक का उसके हिसाब से हम लोग चलें, ठीक है, until the new notification comes, ठीक है। so that's one thing. so एक ये ब्रीफ आइडिया आपको यहाँ पे देना था। और याद रखिएगा बायोलॉजी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आप सबको स्कोर करना चाहिए। यू शुड ऑल एम और एटलीस्ट हैव दिस थिंग इन हेड कि 360 में से मैं 330 अब तो ला ही सकता हूँ या ला ही सकती हूँ, राइट। और ये बिल्कुल हो सकता है। आपको बस यहाँ पे 2 चीजें करनी होती है बायोलॉजी में अच्छा स्कोर लाने के लिए। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। यही 2 चीजें आपको करनी होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर यही चीज आप डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगले 18 महीने के लिए अगर आप कर लेते हो, देन आई डोंट सी अ रीजन दैट यू कैन नॉट गेट अ स्कोर ऑफ अराउंड लाइक 345, 350 एंड इवन 360 इन बायोलॉजी। वी हैव सीन दैट हैपनिंग इन द पास्ट। पहले हमने ये होते हुए देखा है एंड आगे भी ये बिल्कुल हो सकता है। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो, राइट। सो आज हम क्या करेंगे, आज हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और जो पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे होगा दैट विल बी योर लिविंग वर्ल्ड। सो लिविंग वर्ल्ड हमारा सबसे पहला चैप्टर है हमारे बायोलॉजी का, हमारे इस एनसीईआरटी के अंदर, एंड दैट इज अ चैप्टर विल बी स्टार्टिंग विद। चैप्टर बहुत छोटा सा है। चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि इसका वेटेज नहीं है। यू डू गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। इट्स अ सिंपल चैप्टर, पर इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान से समझनी है, राइट। सो इट्स अ वेरी स्मॉल इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई वोंट से इट्स लाइक चैप्टर को इग्नोर कर सकते हो। यू हैव टू डू दिस चैप्टर बिकॉज इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं, कुछ लाइक पैराग्राफ्स हैं जो इवन आपको आगे के चैप्टर समझने में आपको हेल्प करते हैं। विल ट्राई टू सी देम, ठीक है, along with the complete chapter. All right. चलिए, so let's start with this new chapter and that chapter is going to be living world. So living world chapter से हम यहाँ पे हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, और कोई भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप इंटरप्ट करके पूछ सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन क्लास के रिगार्डिंग या किसी और चीज के रिगार्डिंग अगर आपको पूछना हो, देन प्लीज गो अहेड एंड डायरेक्टली अनम्यूट करके आपने अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये मत सोचना कि हैंड रेज करेंगे फिर पूछेंगे, जस्ट आस्क अ क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ये हमारा चैप्टर है जिसे यहाँ से हम चालू करेंगे। अब लिविंग वर्ल्ड जो आपका यहाँ पे चैप्टर है, सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे ये समझनी है कि लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो होगा, राइट, इसके अंदर बेसिक जो टर्म है यहाँ पे लिविंग, राइट, या एक जनरल क्वेश्चन इस चैप्टर में दैट व्हाट इज लिविंग। तो आप मुझे बताइए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलो एक चीज आपने बोली ग्रोथ, एक चीज आपने बोली रिप्रोडक्शन, देन समवट सेड मेटाबॉलिज्म। हाँ जी, बिल्कुल सही, ठीक है। और कुछ एक बार फिर बोलिएगा, सुनाई नहीं दिया। ओके, इवोल्यूशन, ऑलराइट, देन Ability to respond to stimuli. बहुत बढ़िया,
respond to stimulus, definite life cycle, Definite बढ़िया है, very good. size, They have a different calibrate life cycle. organization, Emergence. ability to adapt to the environment, Oh, and right. energy required. हाँ जी, ठीक है. Cellular organization, very good. Nice. Cellular organization. हाँ जी, बिल्कुल सही. And adapting to the environment, किसने बोला था? ये भी सही है. Adapting to environment. Very good. Like आपने काफी सारे पॉइंट बताए and all of them are true, right? ये चीजें आपको देखने को मिलती है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, राइट? अब इन्हीं कुछ कैरेक्टर्स को, इनमें से कुछ कैरेक्टर को हम निकालेंगे और उनको हम थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में उन्हें हम समझेंगे एंड विल सी कि ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं है, ये एक वेल डिफाइंड कैरेक्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का है या नहीं है. सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन. अभी तक जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे वो हमने लिखा है, यहाँ पे ग्रोथ लिखा है, रिप्रोडक्शन लिखा है, मेटाबॉलिज्म लिखा है, इवोल्यूशन. हर एक लिविंग स्पीशीज आपकी इवॉल्व करती रहती है और हमेशा वो इवॉल्व करके एक नई स्पीशीज आपकी हमेशा बनेगी. सो दैट्स वन थिंग. रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, राइट? एक डेफिनेट लाइफ साइकिल, एक बहुत बढ़िया पॉइंट था ये भी. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल. एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स, राइट? सेल्स फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, राइट? बट बेसिक नीड आपका हमेशा सेल रहेगा. अडेप्टिंग टू एनवायरमेंट, तो ये कुछ ट्रेट्स है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. वेरी ट्रू, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग इन स्लाइटली मोर डिटेल. अब यहाँ पे आपके सामने दो पिक्चर्स है. ऑब्वियसली यू कैन सी एक लिविंग एक नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग आपके सामने यहाँ पे रॉक है और लिविंग थिंग आपके सामने है यहाँ पे. ये कौन सी स्पीशीज आपके सामने है जो आपको यहाँ पे दिख रही है? jaguar, ओके, एनीथिंग एल्स? No leopard, ठीक है, दिस इज योर स्नो लेपर्ड. बिल्कुल सही, ये है आपका यहाँ पे स्नो लेपर्ड है. एंड याद रखिएगा स्नो लेपर्ड आपके हिमाचल का स्टेट एनिमल है. इट इज स्टेट एनिमल इन योर हिमाचल. हिमाचल में आप में से काफी लोग चंबा से है. चंबा में एक जगह है कुगटी करके, KUGTI, कुगटी करके एक जगह है, कुगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. वहां पे आपको स्नो लेपर्ड देखने के लिए मिल सकता है, राइट? देन सिरमौर में आपको देखने के लिए मिल सकता है, काजा वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिल सकता है. सो इट्स अ स्नो लेपर्ड. स्नो लेपर्ड इज अ स्टेट एनिमल ऑफ इंडिया, सॉरी ऑफ हिमाचल, एंड दैट इज वन थिंग. अब ये भी जो आपको मैं बता रहा हूँ स्नो लेपर्ड यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, ये भी आपको थोड़ा आइडिया रखना है, राइट? इवन ये वाला पोर्शन यू गेट टू सी कमिंग इन नीट, जो आप आगे आके पढ़ोगे, ठीक है? ऑलराइट, सो दैट्स वन थिंग. ऑलराइट, सो यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग का यहाँ पे बस मैंने एक पिक्चर लगा के रखा हुआ है. ये वो रॉक जो आप जानते हो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, राइट? बिकॉज ये ना रिप्रोड्यूस करेगा, ना ये कोई मेटाबॉलिज्म शो करेगा, ना ये कोई कॉन्शियसनेस शो करेगा. सो दैट्स अ नॉन लिविंग थिंग, राइट? ऑन द अदर हैंड यू हैव द एनिमल. ठीक है, अभी हम लोग प्रिसाइसली क्या करेंगे, हम ये जो चार मेन ट्रेट्स इनको हम फॉलो करेंगे. सो जो चार यहाँ पे कैरेक्टर है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, इन चारों को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे एंड वील ट्राई टू सी देम. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा बताइए. सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी. स्क्रीन नहीं मेरी शो हो रही? क्या सबको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही या सिर्फ कुछ लोगों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? अच्छा बेटा, इनकेस अगर आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही देन एक काम करिएगा, जस्ट एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिएगा. सो होपफुली आई गेस यू विल बी एबल टू सी द स्क्रीन. ठीक है, बिकॉज आई थिंक यस सर. मोस्ट ऑफ देम आई गेस आर एबल टू सी, राइट? अच्छा, तब भी इनकेस अगर स्क्रीन ना दिखे ना, लेट मी सी इन द मैसेज. दिख रही है फिलहाल तो, ठीक है. राइट, लक्षण इवन told us about respiration and everything, right? Okay, great. Okay, तो ये है हमारे यहाँ पे चार कैरेक्टर्स जिनको हम यहाँ पे समझेंगे and we'll try to follow them. ठीक है, so let's start with the growth. यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रेड के साथ, और ये हमारा ट्रेड जो यहाँ पे है that is a growth. So let's understand कि ग्रोथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है हमारा कैरेक्टर, और ग्रोथ हमें कैसे देखने को मिलता है एक लिविंग बीइंग के अंदर और एक नॉन लिविंग बीइंग के अंदर. So, अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो याद रखिएगा ग्रोथ आपका हमेशा रहेगा इररिवर्सिबल. ग्रोथ आपका हमेशा रहता है एज अ इररिवर्सिबल. इट इज अ इररिवर्सिबल इवेंट. मतलब जब आपको किसी एनिमल में या किसी प्लांट में आपको ग्रोथ देखने को मिल जाए तो आपके एनिमल या प्लांट का साइज इंक्रीज होगा, राइट? बट उसके बाद वो साइज वापस से पीछे नहीं जाएगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 5 साल का लड़का है और 5 साल के बाद उसकी एक सर्टेन हाइट उसकी बढ़ जाती है,
तो ग्रोथ आपकी हमेशा इंक्रीज होती है, वो वापस से पीछे नहीं जाएगी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसकी जो एज होगी या उसका जो साइज होगा वापस से पीछे जाएगा। सर ना, ग्रोथ इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज गोइंग टू बी इरिवर्सिबल, राइट। ग्रोथ इज समथिंग जो आपको प्लांट्स में भी दिखेगा और एनिमल्स में भी दिखेगा। तो अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूं, अगर मैं स्पेसिफिक तरीके से प्लांट्स की बात करता हूं, तो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो आपका यहाँ पे होता है ये आपका हमेशा रहेगा अनलिमिटेड। सो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ आपका हमेशा होता है अनलिमिटेड। और अगर आपसे कोई कह रहा है कि प्लांट के अंदर ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, दैट मीन्स व्हाट, थ्रू आउट द ईयर ये लोग ग्रो करते रहेंगे। जब तक प्लांट का लाइफ है तब तक वो हमेशा ग्रो करता रहेगा, राइट। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि अगर मेरे प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं अनलिमिटेड तरीके से, तो ऑब्वियसली सेल डिवीजन हो रहा होगा वहां पे, इसलिए वो ग्रो करते रहते हैं। उनके नए ब्रांचेस बनते रहेंगे, उनके नए रूट्स बनते रहेंगे, और ये सब करने के लिए कुछ सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और उन सेल्स का यहाँ पे नाम होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो याद रखिएगा, आपके प्लांट्स हमेशा आपके ग्रो करते रहेंगे, राइट, और आपके डिवाइड करते रहेंगे, आपके सेल्स डिवाइड करेंगे वो ग्रोथ के लिए, और जो सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है आपके प्लांट के अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए, दे आर माय मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब आप मुझे बताइए, ये जो आपके सामने ट्री है, ये कौन सा ट्री है? क्या लग रहा है आपको, ये ट्री है कौन सा? बनियन ट्री। बनियन। बिल्कुल सही, राइट, banyan tree, दैट इज माय banyan tree। ये है मेरा यहाँ पे banyan tree, जिसकी एज अराउंड 200 से लेकर 250 ईयर्स तक भी आ जाती है, चली जाती है, और कई बार से ज्यादा भी जाती है। तो आप काफी क्लियरली देख सकते हो ये कितना एक्सटेंसिवली ग्रो कर चुका है, और ये चीज मुझे प्लांट्स के अंदर काफी क्लियरली देखने के लिए मिलती है। तो याद रखिएगा, प्लांट्स आर गोइंग टू शो अनलिमिटेड ग्रोथ, राइट। और यहाँ पे हम एक और टर्म यूज करते हैं, दैट दे विल हैव अ इनडेफिनाइट ग्रोथ। दे विल हैव इनडेफिनाइट ग्रोथ, राइट। जब मैं कह रहा हूं कि प्लांट शो करते हैं यहाँ पे इनडेफिनाइट ग्रोथ, दैट मींस इनका ग्रोथ लिमिटेड नहीं, इनका सिर्फ ग्रो करते जाएंगे, एंड दे विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग इन साइज। ये अपने साइज में हमेशा इंक्रीज करते रहेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पे जो सेल्स इन्वॉल्व हो रही है, ये है मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब जब मैं प्लांट्स के ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एनिमल्स के ग्रोथ की बात करूंगा, तो एनिमल्स में भी आपको सेल डिवीजन मिलेगा, उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगा, बट एनिमल्स में ग्रोथ आपकी यहाँ पे रहती है लिमिटेड। एनिमल्स में जो आपकी यहाँ पे ग्रोथ रहेगी वो आपकी रहेगी लिमिटेड। सो लिमिटेड ग्रोथ इज सीन इन द एनिमल्स। तो एनिमल्स आपके यहाँ पे शो करते हैं लिमिटेड ग्रोथ। और इसलिए मैं यहाँ पे एक और टर्म यूज करता हूँ, आई यूज द टर्म डेफिनाइट। सो डेफिनाइट या लिमिटेड ग्रोथ मेरे यहाँ पे शो करेंगे एनिमल्स। एनिमल्स में भी सेल डिवीजन होगा, लेकिन याद रखना ये एक सर्टेन एज तक ही होता है। मतलब आई वोंट से कि सर्टेन एज तक सिर्फ सेल डिवीजन होगा, बट आपकी ग्रोथ सर्टेन एज तक होगी। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियों में जो उनकी हाइट बढ़ती है वो 18 एज तक बढ़ती है, 18 ईयर्स तक बढ़ती है। लड़कों में ये एज रहता है अराउंड 21 ईयर्स तक, 20 से लेकर 21 ईयर्स तक आपको हाइट बढ़ते हुए आपको मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती, आप उसके बाद इंक्रीज नहीं करते। अब ये चीज आपको एनिमल्स में देखने के लिए मिलेगी कि आपकी ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड टाइम तक के लिए होती है। अगर आपके पास कोई डॉग है, एलिफेंट है, या कोई दूसरा एनिमल है, वो भी साइज में ग्रो करेंगे, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट। उसके बाद उन्होंने वहां पे ग्रो नहीं करना। सो दे विल शो लिमिटेड ग्रोथ एंड देयर ग्रोथ इज गोइंग टू बी डेफिनाइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, समझिए हम सब एडल्ट्स हैं, राइट, हम सब एडल्ट्स हैं, तो क्या कोई अगर 30 साल का आदमी है तो क्या उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता होगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कोई एनिमल है या कोई अगर ह्यूमन बीइंग है 30 इयर्स का, जो एक बिल्कुल वेल डिफाइंड एडल्ट है, क्या उसके अंदर सेल डिवीजन होता होगा या नहीं होता होगा? सर होता है। सर होता है। ठीक है, सेल डिवीजन होता है, लेकिन याद रखना सेल डिवीजन आपका हो रहा है लेकिन उससे ग्रोथ नहीं हो रही। तो वो सेल डिवीजन क्या करता होगा? उस सेल डिवीजन का फायदा क्या होता होगा? ठीक है, सुनिए इस बात को। आपके बॉडी के अंदर या कोई अगर समझो एक एडल्ट एनिमल है, राइट, उसमें सेल डिवीजन तो होगा, लेकिन वो सेल डिवीजन का काम होगा पुराने सेल्स को रिप्लेस करना। आपके नए सेल्स ऐड होंगे ताकि हम पुराने सेल्स को रिप्लेस कर सकें। ये जो सेल डिवीजन होता है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो ग्रोथ के लिए नहीं होता, वो इसलिए होता है ताकि एनिमल और ग्रो कर सके। वो इसलिए होता है ताकि आप पुराने सेल्स को आप रिप्लेस कर सको। सो याद रखना, एनिमल्स के अंदर आपको सेल डिवीजन मिलेगा, यू विल गेट टू सी सेल डिवीजन, बट आपको ये चीज याद रखनी, ये सेल डिवीजन जो होता है वो आपके पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। सो आई कैन राइट इट डाउन ओवर हियर दैट यू विल फाइंड इन एनिमल्स
आपको सेल डिवीजन मिलेगा. यू विल ऑलवेज गेट टू सी सेल डिवीजन. बट ये जो सेल डिवीजन होगा इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है वॉर्न आउट सेल्स को रिप्लेस करना. वॉर्न आउट सेल्स मतलब जो मेरे पुराने सेल्स होते हैं इनको हम करेंगे यहाँ पे रिप्लेस. सो दैट इज समथिंग विच हैज टू बी रिप्लेस्ड. इनको रिप्लेस करने के लिए हम सेल डिवीजन यहाँ पे करते हैं, राइट यार. सो दैट इज समथिंग यू शुड नो. बट मैं प्लांट्स की बात करूंगा, प्लांट्स तो ग्रो करते ही रहेंगे. दे वोंट स्टॉप ग्रोइंग. वो थ्रू आउट द लाइफ वो लोग ग्रोथ करते हैं. यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग ओवर हियर. तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा कि चाहे मैं प्लांट की बात करूं चाहे मैं एनिमल की बात करूं, इन दोनों के अंदर जो आपके यहाँ पे ग्रोथ हो रही है वो इंटरनल सेल डिवीजन से हो रही है. वो बॉडी के अंदर सेल डिवाइड कर रहे हैं और उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है. अंदर के साइड जो सेल डिवाइड कर रहे हैं उससे ग्रोथ हो रही है. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए इंटरनल ग्रोथ. प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के दोनों यहाँ पे शो करते मेरा यहाँ पे इंटरनल ग्रोथ. मैं इंटरनल ग्रोथ की जगह एक और टर्म यहाँ पे लिख सकता हूं और वो यहाँ पे एक और टर्म मेरा यहाँ पे हो सकता है इंट्रिंसिक ग्रोथ. इंट्रिंसिक ग्रोथ. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो प्लांट्स एंड एनिमल हमेशा इंटरनल ग्रोथ. जब मैं कह रहा हूं इंटरनल ग्रोथ, याद रखना दैट मीन्स व्हाट कि आपके सेल्स अंदर डिवाइड कर रहे हैं और उससे आपको ग्रोथ मिल रही है. सो आपके अंदर के बॉडी के जो अंदर के सेल है वो डिवाइड कर रहे हैं, उससे आपको ग्रोथ मिल रही है. तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ इंट्रिंसिक ग्रोथ. यू आर गोइंग टू कॉल इट एज अ इंट्रिंसिक ग्रोथ. तो इतना आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए. तो क्या आपको ये दो स्लाइड्स यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये दो स्लाइड आप यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है. नाउ लेट्स ट्राई सी वन मोर थिंग ओवर हियर. अब अगर मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लूं, लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ समथिंग लाइक योर बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया के साथ बात ये होती है कि बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम होता है. अब बैक्टीरिया जो आपके सामने है यहाँ पे ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. ये आपका हो जाएगा सिंगल सेल्ड. अब अज्यूम करते हैं आपके पास बैक्टीरिया है. आपके पास एक बैक्टीरिया आपके पास है आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर. आप 2 घंटे बाद आके देखोगे वहां पे और 15 बैक्टीरिया होंगे. डिवाइड कर करके उन्होंने अपना नंबर बढ़ा लिया होगा. तो यहाँ पे होता क्या है? अज्यूम दैट यू हैव अ सिंगल बैक्टीरिया. आप कुछ टाइम बाद आके देखते हो कि ये बैक्टीरिया आपका डिवाइड करना चालू करता है. विल स्टार्ट डिवाइडिंग ओवर हियर and in a matter of no time what will happen? Now you have 2 other bacteria over here. So single cell organisms के अंदर याद रखना growth and reproduction are the same thing. जब ये लोग grow कर रहे हैं तभी basically reproduce भी कर रहे हैं. Reproduction का मतलब ये होता है formation of new progeny, formation of progeny from the parent body. तो यहाँ पे आपका growth and reproduction हो जाता है inclusive. तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की, सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेम रहता है. सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज इंक्लूसिव. इंक्लूसिव में इसलिए लेता हूं ताकि बता सकूं कि दोनों ये चीजें रहती है सेम in your single celled organisms. In your single celled organisms. अब आप सोचोगे कि सर ये तो बड़े ही सिंपल बात है, ये बार बार रिपीट करने की जरूरत क्यों है इसकी? एक बात आप समझिए, नीट के अंदर या एनटीए ने पिछले 2-3 सालों में क्वेश्चन बनाने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है. ये लोग क्या करते हैं, आपको स्टेटमेंट्स देंगे एंड दे हैव आस्क्ड नाउ दिस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वेरी ऑफन. 2000 अगर आप 20 से अगर आप देखा जाओ तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं नीट के अंदर. इसलिए ऐसी स्टेटमेंट्स आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए. यू शुड नो ऑल द स्टेटमेंट्स. क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, आपके सामने 4 स्टेटमेंट रखेंगे एंड देन वो आपको पूछेंगे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है या कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. सो दैट इज वाई आपको ये सारे टर्म्स या आपको सारे स्टेटमेंट मालूम रहने चाहिए. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज इंक्लूसिव इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया का अगर हम एग्जांपल ले या कोई प्लाज्मोडियम का अगर मैं एग्जांपल लूं तो उसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होता है. जब वो ग्रो कर रहा है तो एक्चुअली में वो रिप्रोड्यूस भी वहां पे कर रहा होता है.
बट सेम चीज मैं हायर एनिमल्स और प्लांट्स के लिए नहीं कह सकता। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, अगर मैं एक बैनियन ट्री की बात करूं, तो आप देख सकते हो हम लोगों के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है, वो इंक्लूसिव नहीं होता। तो ये पॉइंट आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज इंक्लूसिव ओनली इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. Growth and reproduction is going to be exclusive in higher animal and plants. Higher animal plants के अंदर growth अलग होता है, reproduction अलग होता है. हमारे अंदर अगर हम reproduction की बात करें तो वो अलग से gametes बनते हैं, gametes release किए जाते हैं. That's a different process. दोनों same नहीं होता. तो क्या ये वाली स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? Is this slide clear to all of you? Yes, sir. और अगर समझ नहीं आ रहा देन इंटरप्ट करके बता दो, सो आई विल बी रिपीटिंग दैट थिंग. अच्छा ये बताओ, क्या ये जो स्पीड से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या आपको ये स्पीड चलेगी या आपको और स्लो करना है? ठीक है ठीक है सर, ये ठीक है सर ठीक ठीक है, राइट. लैंग्वेज को लेके कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए, और डू यू वांट मी टू पुश सम मोर? नो सर. बता देना अगर कुछ है तो प्लीज बता देना. लाइक डोंट थिंक ट्वाइस, इंटरप्ट करो एंड बता दो. ठीक है, तो दैट इज वन थिंग यू कैन सी द बैक्टीरिया डिवाइडिंग ओवर. और यहाँ पे एक रैबिट है, रैबिट से फोटो लगा रखा हुआ है क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, राइट. बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं लोग, बट दैट्स अ हायर एनिमल, राइट. तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हमारे सामने. एक स्टेटमेंट हमारे पास ये है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन हायर प्लांट एंड एनिमल. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बिल्कुल अलग अलग होते हैं यहाँ पे, इसलिए लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल. और दूसरा स्टेटमेंट है मेरा यहाँ पे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि किसमें इंक्लूसिव है, कितना आपका ये एक्सक्लूसिव है. दैट्स वन थिंग, राइट. अब आपके सामने यहाँ पे है रॉक. काफी क्लियरली देख सकते हो, एक बड़ा सा रॉक आपके सामने यहाँ पे लगा हुआ है. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल ट्राई टू सी द स्टोरी ऑफ दिस रॉक. अब ये जो आपका रॉक है, ये भी आपका ग्रोथ शो कर सकता है. दिस कैन ऑल्सो शो ग्रोथ ओवर हियर. अब अगर आप पूछोगे, आप बोलोगे कि सर ये कैसे ग्रोथ शो करेगा, तो इसका आंसर सिंपल है. अगर आपके सामने कोई रॉक हो, अगर आपके सामने कोई माउंटेन हो, राइट, और इवन इफ यू हैव सम स्टोन इन फ्रंट ऑफ यू, ये लोग ग्रोथ शो कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो ग्रोथ होगी वो एक्सटर्नल होगी. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अज्यूम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक माउंटेन है. अज्यूम दैट वी हैव अ माउंटेन ओवर हियर, राइट. यहाँ पे यू हैव अ माउंटेन इन फ्रंट ऑफ यू. अब इस माउंटेन के ऊपर आपको एक लेयर मिलती है आपके सॉइल की. समझो एक टाइम के बाद इसके ऊपर एक लेयर इकट्ठा हो रही है सॉइल की, या विंड से कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्यूमुलेट कर रहा है. समझो इस पे एक सॉइल का लेयर यहाँ पे जम रहा है, या डस्ट पार्टिकल का लेयर यहाँ पे जम रहा है, राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे जो भी आपका एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ, इसके वजह से इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ. तो इस माउंटेन पे क्या हो रहा है, देयर इज अ एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन, एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस. अब मैं यहाँ पे डेब्रिस लिख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे सॉइल हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, इवन स्नो हो सकता है, राइट. अब जब यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन होता है, सेकंड से ये जाके चिपक जाएगा, ये डेब्रिस, मिट्टी, सॉइल जो भी चिपक जाएगी, और उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए आपको मिलेगा. सो थोड़ा सा यहाँ पे मेरा साइज इंक्रीज होगा, एंड दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज माय एक्सटर्नल ग्रोथ. तो रॉक, माउंटेन्स और स्टोन आप यहाँ पे शो कर सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ. सो अगर आपसे कोई बोले या आपको स्टेटमेंट आए एग्जाम के अंदर कि क्या आपके नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो कर सकते हैं, देन आपका आंसर यस होगा. नॉन लिविंग थिंग कैन शो ग्रोथ, बट दैट इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल ग्रोथ. ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इंटरनल ग्रोथ. वो आपकी यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ यहाँ पे होगी. यहाँ पे एक और एग्जांपल दे सकता हूँ. लेट्स अज्यूम आप लोग हिमाचल से हो, कांगड़ा बेल्ट से आपको धौलाधर रेंजेस काफी क्लियरली दिख जाते हैं. आई थिंक शायद दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी दिखते होंगे, बट जितना मैं क्लियर हूँ कांगड़ा से, तो धौलाधर रेंजेस आपको बहुत ही क्लियरली आपके सामने आपको दिख जाते हैं. सो यू नो इनके ऊपर आपका कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट होता रहता है. लाइक विंटर सीजन में यू कैन सी स्नो कवर इसके ऊपर होता है, राइट. उसके अलावा जो भी इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल या जो भी इसके ऊपर डेब्रिस आ रही होगी, वो तो हम दूर से देख नहीं पाते, बट कुछ ना कुछ वहां पे इकट्ठा होता रहेगा. और उससे क्या होता है,
उनके वहां पे ग्रोथ शो करती है, लाइक इट इज अ एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन वहां पे हो रहा है और उससे आपको वहां पे थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। एंड दैट इज व्हाई वी से कि नॉन लिविंग थिंग्स भी आपकी ग्रोथ शो कर सकते हैं, बट याद रखना दैट विल बी ऑलवेज माय एक्सटर्नल ग्रोथ। अब क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सटर्नल टर्म यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक और टर्म यूज कर सकता हूं, दैट इज माय एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सी, क्योंकि आपके नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो कर सकते हैं, चाहे वो एक्सटर्नली क्यों ना हो, वो थोड़े से साइज में बढ़ सकते हैं। इसलिए याद रखना ग्रोथ आपका डिफाइनिंग फैक्टर नहीं होता लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ग्रोथ इज नॉट अ वेल डिफाइंड फैक्टर और वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द लिविंग बीइंग्स, क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग भी शो करता है। तो ये चीज याद रखना, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली दैट ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फैक्टर फॉर द लिविंग बीइंग्स। अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज व्हाट? आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सेल्फ रेप्लिकेशन, इवोल्यूशन, सेल्फ रेगुलेशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो क्या यहाँ पे आंसर आपके पास हो सकता है? All of these. राइट, जो भी ऑप्शन डी यहाँ पे कह रहे हैं उनका आंसर यहाँ से, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट, सो दैट्स अ ट्रू थिंग। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए और उससे आंसर करिए। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, ग्रोथ को हम एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लेते ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका रीजन क्या होता है? चारों स्टेटमेंट आराम से पढ़ो एंड ट्राई टू गिव मी द राइट आंसर। You have this 4 statement. Take your time, take your 1 minute completely and try to answer this. C option, non-living. So, non-living things also. Right. ऑप्शन सी जो आप लोग मुझे यहाँ पे बता रहे हो वो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है। एक बार फिर आप देख लेते हैं, ग्रोथ कैन नॉट टेकन बी एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, उसका रीजन क्या यहाँ पे हो सकता है? आप पहला स्टेटमेंट देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो ग्रोथ, ये बात तो गलत है, ऐसी बात नहीं होती, राइट, सो दैट्स गोइंग टू बी रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो शो ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ये बात भी गलत है, नॉन लिविंग थिंग्स आपके बाहर से ग्रोथ शो करते हैं। हाँ, लेकिन ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो शो ग्रो, ये आपका ग्रोथ यहाँ पे शो करेंगे एंड दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही हो जाता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में हम काउंट नहीं करते हैं, राइट। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट एग्जिबिट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं है ग्रोथ के साथ, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, ग्रोथ इन प्लांट्स कैसी होगी? अगेन टेक योर 30 सेकंड्स। C. Induction. आप काफी तेज हो। हाँ जी बताइए। तो सब लोग मुझे यहाँ पे आंसर बता रहे ऑप्शन सी, किसी का और कोई ऑप्शन हो तो बता दीजिए, या सी ही है? ठीक है, चलिए, यस, सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। आपकी ग्रोथ के, आपकी जो प्लांट्स होती है या प्लांट्स आपकी ग्रोथ शो करते हैं, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इनडेफिनाइट। आप मुझे ये बताइए कि डेफिनाइट ग्रोथ किसके अंदर होती है? Animals. Always going to be animals, right? Very good. आपके आंसर मुझे यहाँ पे याद हो गया, yes, it is always going to be animals होगा, right? ठीक है, जो आपकी सर्टेन एज तक आपके यहाँ पे ग्रोथ शो करेंगे, दैट्स वेरी डेफिनाइट ग्रोथ। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन ओवर हियर। थोड़ा बहुत समझते हैं, लाइक लेट्स हैव थोड़ा सा आइडिया इन टर्म्स ऑफ माय रिप्रोडक्शन। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता क्या है। एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे हो सकता है, इट सिंपली मीन्स formation of new individuals, formation of new individuals from parent animal. So parent animal में से जो आपके न्यू इंडिविजुअल्स आपके यहाँ पे फॉर्म करते हैं उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ रिप्रोडक्शन, राइट। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजीनी फ्रॉम द पेरेंट एनिमल कैन बी कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन। और हर एक स्पीशीज आपको मिलती है देखने के लिए, लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड हर एक स्पीशीज आपको रिप्रोड्यूस करती है और करना भी चाहती है। रिप्रोडक्शन का एडवांटेज ये होता है कि उससे आप अपनी स्पीशीज को लाइक कंटिन्यू रखते हो।
अगर एक बर्ड रिप्रोड्यूस कर रहा है देन उसका काम है यहाँ पे कि अपने आप का नंबर बढ़ाते रहे ताकि उसका पॉपुलेशन हमेशा बना रहे. सेम गोज फॉर ह्यूमन बींग्स, राइट? सेम गोज फॉर एनी अदर एनिमल थ्रू आउट द वर्ल्ड. हम रिप्रोड्यूस करते हैं सो दैट आपका स्पीशीज आपकी कंटिन्यू होती रहे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो होना भी चाहिए, राइट? सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द पेरेंट एनिमल इज द रिप्रोडक्शन, राइट? अब रिप्रोडक्शन आपके दो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, राइट? उन टाइप्स को हमें डिटेल में समझना नहीं है, बट हम एटलीस्ट उनके नाम याद रख सकते हैं. You can have a sexual reproduction and you can have a sexual reproduction. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज तो क्लियर करना चाहूंगा कि यार रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग थिंग तो शो नहीं करते हैं, इसमें एक्सेप्शन नहीं है. मैंने आपको ये बता दिया कि यार रॉक ग्रोथ शो कर सकता है, माउंटेन ग्रोथ शो कर सकते हैं. वैसे मैं यहाँ पे ये नहीं आपको बता सकता कि कोई नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन शो कर सकता है. तो ये याद रखना, रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग थिंग कभी भी शो नहीं कर सकते. आपके सामने एक पत्थर हो, उसमें से दूसरा छोटा पत्थर आपको बनते हुए आपको कभी नहीं मिलेगा. सो दैट इज समथिंग विल नेवर हैपन. ठीक है, हाँ. तो ये आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए आपको मिलेगा रिप्रोडक्शन हमेशा, राइट? अब आपके सामने यहाँ पे दो एग्जाम्पल है. राइट वाला तो मालूम है, इट्स अ बर्ड. लेफ्ट में यहाँ पे क्या बना हुआ है? व्हाट यू कैन सी इन द लेफ्ट पार्ट, ये क्या है आपका? बड़ी हाँ ठीक है, बर्डिंग यहाँ पे हो रहा है. और ये एनिमल क्या है? लाइक एनिमल कौन सा है आपके सामने? Hydra. Hydra. हाँ जी, बिल्कुल सही. ये आपका यहाँ पे हाइड्रा है और हाइड्रा आपका यहाँ पे बर्डिंग शो कर रहा है. वेरी गुड. देखते हैं वो बर्डिंग में यहाँ पे क्या हो रहा है. विल सी दैट. बट याद रखना, एनिमल्स जनरली शो दे हैव ऑप्शन ऑफ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे कि आपके जो हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, आपके जो हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, वो जनरली आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे. योर हायर प्लांट्स एंड एनिमल विल शो द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. और आपके जो लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, राइट, या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे विल शो द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इतना आप याद रख सकते हो. इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट कि कौन असेक्सुअल शो करेगा और कौन सेक्सुअल शो करेगा. आप मुझे ये बताओ कि कोई क्यों प्लांट प्रेफर करता है या कोई क्यों एनिमल प्रेफर करेगा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओवर सेक्सुअल मोड? मतलब असेक्सुअल करने के फायदे क्या होता है? समझो एक लेट्स अज्यूम एक एल्गे है, राइट? एल्गे के पास दोनों ऑप्शन है, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों के, राइट? तो क्यों एक एल्गे प्रेफर करता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? ये मुझे आप बताओ, इसका क्या आंसर हो सकता है? व्हाई सम स्पीशीज कैन चूज असेक्सुअल मोड? इसका फायदा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ असेक्सुअल वन? एक बार फिर बोलना बेटा, आवाज नहीं आई, वापस से बोलना. सेक्सुअल सिंपल और इजी प्रोसेस होती है. ये बात तो सही है आपकी, बिल्कुल सही है. और सेक्सुअल सिंपल और इजी होती है, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी अ सिंपल एंड इजी. एनीथिंग एल्स? Sir, only one individual is in that. हाँ जी, ये बात भी सही है आपकी. ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. एक ही पेरेंट की यहाँ पे जरूरत होती है. बढ़िया, वेरी गुड. और कुछ? It will not show variation. हाँ, तो वो तो फायदा नहीं है, वो तो नुकसान है देखा जाए कि हाँ ठीक है, असेक्सुअल के अंदर आपको वेरिएशन आपको मिलेगा नहीं देखने के लिए. देयर विल बी नो वेरिएशन. तो ये तो एक तरीके से नुकसान है देखा जाए तो. ठीक है, और कुछ इसके अंदर एडवांटेज क्या लग रहा है आपको? Adverse conditions में reproduce करने के लिए. और कुछ इसके अलावा? हाँ, टाइम यहाँ पे कम होता है. इट विल टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम. बहुत बढ़िया. यस, इट विल टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम एंड इवन इट विल टेक लेस एनर्जी. इट विल ऑल्सो टेक लेस एनर्जी. तो ये फायदे होते हैं आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. कभी आप नोटिस करना, बारिश के बाद आपके पॉन्ड के अंदर सडनली पूरा पॉन्ड ग्रीन हो जाता है या पूरा एक लेयर बन जाती है पॉन्ड के ऊपर. तो बेसिकली आपके जो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत जल्दी डिवाइड कर पाते हैं असेक्सुअली, राइट? काफी कम टाइम लगता है, एनर्जी कम लगती है यहाँ पे, और उनका नंबर काफी जल्दी यहाँ पे फटाफट बढ़ जाता है, राइट? सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सिंपल है, इजी है, एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, टाइम कम लग रहा है और एनर्जी भी आपके यहाँ पे कम लग रही है. ये कुछ फायदे होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं तो सेक्सुअल में फायदे क्या होते हैं? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? Parents are involved. Two parents are involved.
Variation. बिल्कुल सही। आपको Gametes मिलेगा are कि- needed. Two parents are involved. ठीक है, ठीक है, राइट, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। वेरिएशन आपको मिलेगा यहाँ पे, वेरिएशन आपको मिलेगा, और ये वेरिएशन आपको बेसिकली हेल्प करता है इवोल्यूशन के लिए। इट एक्चुअली हेल्प्स देम टू इवॉल्व। ये कुछ होते बेटा, दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ माय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कि आपको बेसिकली एडवांटेज आपके यहाँ पे 2 है। एक होता है आपके यहाँ पे वेरिएशन आपको मिलता है पॉपुलेशन में, एंड दैट पॉपुलेशन कैन इवॉल्व विद द कोर्स ऑफ टाइम। अब ये जो हम टर्म्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो हम सिर्फ टर्म्स को हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये टर्म्स है क्या। ये टर्म्स को आप डिटेल में फ्यूचर में पढ़ोगे। इवोल्यूशन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, और कैसे वेरिएशन हेल्प करता है इवॉल्व करने के लिए, यू विल सी दैट इन फ्यूचर। बट नो दिस थिंग, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा ये होता है, सबसे मेन एडवांटेज ये है कि आपको वेरिएशन मिलता है ऑफस्प्रिंग के अंदर, एंड उसके साथ साथ आपको मिलता ये है कि ये ऑफस्प्रिंग आपके इवॉल्व कर सकते हैं। और क्या कोई मुझे बताएगा कि इवोल्यूशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? व्हाई इवोल्यूशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट? इसकी जरूरत क्यों होती है नेचर में? So for survival, if the climatic conditions. To survive in unfavorable condition. राइट, बिल्कुल सही है। सो दैट मेरी स्पीशीज अडेप्ट कर सके विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एवोल्यूशन का एडवांटेज ये होता है, या उसका जरूरत ये होती है, सो दैट यू कैन अडेप्ट to the new changing environment, to the new changing environment. So that is something you will get to see. Evolution का ये फायदा होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, आपका एनवायरनमेंट हमेशा थोड़ा थोड़ा आपका चेंज होगा। चेंज होना मतलब इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चेंज होना, इन टर्म्स ऑफ सनलाइट की इंटेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ दैट चेंज होना, पॉल्यूशन इंक्रीज होना, राइट। सो दीज आर ऑल चेंजेस हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट, और इसको आप अडेप्ट तभी कर पाते हो जब आपके पॉपुलेशन में होता है वेरिएशन। और अगर आप इसको अडेप्ट कर पा रहे हो, दैट सिंपली मीन्स कि आप इवॉल्व कर रहे हो, आपकी पॉपुलेशन वहां पे इवॉल्व कर रही है, राइट। सो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी। आई डोंट नो, यू माइट नॉट बी नोइंग दिस, बट अगर मैं आपको छोटे से एक बात बताऊं हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, हिमाचल में आज की डेट में आपको वल्चर्स अभी भी देखने के लिए मिलते हैं, और शायद आपने देखे भी होंगे आपके घर के आसपास वल्चर्स कॉमनली देखने के लिए आपको मिल जाते हैं आपके एरिया के अंदर, राइट। हमारे यहाँ पे या इंडिया के बहुत सारे इंडिया के बेल्ट में, लाइक अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव वल्चर। यहाँ पे आपको वल्चर देखने के लिए मिलता ही नहीं है, वो लोकली एक्सटिंक्ट हो चुका है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। आज से 20 साल पहले थे, बट नाउ दे हैव गॉन लोकली एक्सटिंक्ट। क्यों ऐसा हुआ? Because of the pollution in the happening in the environment, and they are not able to adapt to those kind of changes, and they have lost, they have been like gone locally extinct. But जब मैं हिमाचल जाता हूँ, मुझे काफी क्लियरली वल्चर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, काफी इजीली देखने के लिए मिल जाते हैं। And forest is a big thing because you don't get to see them there, right? And one of the reason is that Himachal is still a place जहाँ पे इतना pollution आपको देखने के लिए नहीं मिलता। And one of the reason कि हिमाचल में pollution कम होता है, उसका एक रीजन ये भी है, हिमाचल वो हैबिटेट है या ये वो लैंडस्केप है जहां पे आपको ज्यादा इंडस्ट्रीज देखने के लिए नहीं मिलती। अंडरस्टैंडिंग? यू डोंट हैव मेजर इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश, एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी भी कई सारे जो वहाँ के हैबिटेट है वो वैसे के वैसे ही जैसे वो पुराने टाइम पे थे, एंड दैट्स व्हाई यू स्टिल हैव अ पॉपुलेशन ओवर देयर। आई कैन टेल यू वन मोर थिंग, आपने लाइकन्स सुना होगा, लोअर क्लासेस में आपने लाइकन्स टर्म सुना होगा। Yes, sir. आपके घर के आसपास पेड़ों पे आपको लाइकन्स दिख जाएंगे। अगर आप कांगड़ा से हो, मंडी से हो, हमीरपुर से हो, आपके पेड़ों के आसपास इस मौसम में तो काफी इजीली ग्रो करते हुए आपको वैसे ही दिख जाते हैं लाइकन्स ग्रो करते हुए। यू डोंट गेट टू सी लाइकन्स ओवर हियर, यू डोंट गेट टू सी लाइकन्स, ब्रायोफाइट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते, राइट। सो यू कैन टेल, यू कैन बाय लुकिंग एट द स्पीशीज क्या ग्रो कर रहा है या क्या रह रहा है, उसको देख के आप एक्चुअली में उस एनवायरमेंट के बारे में काफी कुछ बता सकते हो, दैट whether the environment is polluted or not, you can actually tell that by looking at the species, ठीक है। ओके, so याद रखना that species जो होती है आपकी वो affect होती है because of the environment, और उसके अंदर adapt करने के लिए they need to evolve, और उसके लिए आपको चाहिए होता है variation यहाँ पे, ठीक है। so that's a sexual reproduction का एक थोड़ा सा हमने यहाँ पे इंट्रो लिया कि होता क्या है, like उसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है, and that's a sexual part. So इसको हम बाद में हम लोग like we'll try to see them in detail later on, right? अभी हम लोग इसको यहाँ तक ही रखेंगे. I don't want to add more things in the very first class, right?
अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सी आपको काफी चीजें ये ऑलरेडी मालूम होंगी, राइट, बट जब हम यहाँ पे करें इसके साथ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग भी करेंगे। अभी आज आपका पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर के बाद तो आपको असाइनमेंट मिलेगा नहीं, बट आफ्टर सेकेंड लेक्चर यू विल गेट योर असाइनमेंट, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको असाइनमेंट के साथ करना क्या होता है। जब मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर करता हूँ, असाइनमेंट में जनरली इनिशियली 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन आपके सामने दिए जाएंगे, कभी कभी 10 भी हो सकते हैं। सो आपको इनिशियली आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। आपको करना क्या है, आपको उन क्वेश्चन को करना है सॉल्व। आप कैसे सॉल्व करोगे, आप एक नोटबुक लो, उसके अंदर अपना क्वेश्चन नंबर लिखो और उसके सामने उसका आंसर कर दो। असाइनमेंट में बेसिकली एमसीक्यूज होंगे, आपको क्वेश्चन नंबर और उसके सामने उसका आंसर लिखना है। आपने एक बार ये कर लिया सॉल्व, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका फोटो क्लिक करेंगे एंड देन व्हाट्सएप में दैट पिक्चर। दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। अब जब आप ये करके मुझे सेंड करोगे तो मैं तुरंत आपके साथ एक आंसर की शेयर कर दूंगा ताकि आप चेक कर सके कि आपके कितने आंसर सही है, कितने आपके यहाँ पे गलत है, राइट। और इससे एक और चीज यहाँ पे फायदा क्या होता है, मुझे पता चलते रहता है कि आप कौन से क्वेश्चन कर पा रहे हो, कौन से आप नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स से आप में से कोई है, लेट्स से वंशिका है, वंशिका मुझे असाइनमेंट शेयर कर रही है रेगुलरली, सो मुझे पता चलने लगता है कि अच्छा उससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन वर्क ऑन दैट। मैं देख सकता हूँ कि अच्छे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इस लड़की ने गड़बड़ कर रही है, so then we can start working on that and we can give you more those kind of question or at least help her out to solve those kind of question. So that is something you will have to do. ये चीज आप करेंगे। एक बार मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर कर लेता हूँ and then you have to follow that. So अभी तो आपको असाइनमेंट मिलेगा नहीं, but from tomorrow onwards you can expect getting assignment almost every day, right? जिसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। इनिशियली तो मैं 5-6 रखता हूँ, बट बाद में यू कैन एक्सपेक्ट 10, 12, 15 विद द कोर्स ऑफ टाइम। सो आपको इसकी आदत डालनी, यू हैव टू गेट यूज्ड टू सॉल्विंग असाइनमेंट बिकॉज क्वेश्चन सॉल्विंग आपको लिबरेट करेगा। दैट इज अ थिंग व्हिच विल लिबरेट यू और विल हेल्प यू टू गेट अ राइट स्कोर इन योर नीट एग्जाम, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल हैव टू डू, राइट। अच्छा, अब मुझे ये बता दो पहले, बिफोर वी रैप अप, मुझे इतना बता दो आज जो हमने यहाँ पे कवर किया है, द पोर्शन व्हिच यू हैव कवर राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू एबल टू हियर मी? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है यहाँ पे? Yes, sir. Okay, all right, because there has been some issue on my end. Okay, all right. So first of all, जो अभी तक हमने यहाँ पे कवर किया है स्लाइड के अंदर, क्या आपको वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है? yes, Yes, sir. Yes, sir. So that's good. And I do understand ये पहला चैप्टर है तो sometime you might think कि सर ये सब तो like we are aware about this, ये सब जानते हैं, but still do that and make sure that you follow the process of solving question so that ultimately it helps you out to get a complete understanding. All right, so before we wrap up, let me just share you. हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आप बिल्कुल डायरेक्टली आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो। बताइए आकृति, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो।